नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और आज हम भारत की झीलों को पढ़ने वाले हैं। भारत के भूगोल में हम भारत की नदियों की चर्चा कर चुके हैं। नदियों के बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है भारत की झीलें। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं भारत की झीलों को और समझते हैं भारत की झीलें कहाँ पर और किस तरह से विस्तृत हैं और हमारे लिए कौन कौन सी झीलें पढ़ना महत्वपूर्ण है। राइट। तो समझते हैं इन झीलों को और झीलें क्या होती हैं, सारी चीजें कितने प्रकार की होती हैं, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ की झीलें या झील जो शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, झील होती क्या है, झील को समझना जरूरी है। ठीक है कि झीलें आपकी क्या होती हैं ये समझना जरूरी है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि झीलें क्या है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। और ये जो हमारी क्लास है ये आपकी प्रीमियर क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए आपके जो कमेंट हैं वो मैं यहाँ पे नहीं सुन पाऊंगा। लेकिन जो भी आपके कमेंट होते हैं, जो भी डाउट होते हैं, वो आप लोग मुझे वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा। मैं सारे कमेंट का आपको जवाब दूंगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा या नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारी चीजें समझा दूंगा। राइट। तो सबसे पहले हम बात करें कि झील क्या होती है। तो यहाँ पर झील शब्द किस लिए यूज होता है ये आपको बताना है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ऐसा जलीय भाग, ऐसा जलीय भाग, ऐसा जलीय भाग जो चारों तरफ से, चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, स्थल से घिरा हो। तो घिरा हो उसे हम क्या बोलेंगे, झील कहते हैं, उसे झील कहते हैं। राइट। समझिए कि ये आपका कोई स्थान है, ये पूरा का पूरा क्या है, इस तरह से पूरा फैला हुआ एरिया है। ये आपका स्थल है, आपका खेत समझ लीजिए कि आपका खेत है, जमीन लगी हुई है और जमीन के बीचों बीच में एक स्थान ऐसा हो जहां पे पानी भर जाता है। ठीक है, या पानी भरा होता है। तो आप ये देखेंगे कि चारों ओर से तो हमारी जमीन या खेत लगे हुए हैं, स्थलीय भाग है, लेकिन बीच में ये वाला जो हिस्सा है यहां पे क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। तो ये जो आपका स्थान है, ये वाला जो इतना एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला जो आपका एरिया है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये आपका क्या कहलाता है, इसे ही हम झील कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, झील कहते हैं। तो चारों ओर से तो लगा हुआ है स्थल का हिस्सा। चारों ओर से कौन सा स्थल का हिस्सा लगा हुआ है, चारों ओर से तो लगा हुआ है स्थल का हिस्सा और बीच में आपका भरा हुआ है पानी। तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा बीच का हिस्सा, इस हिस्से को हम झील के नाम से जानते हैं। ओके। अब हम झीलों के प्रकार समझ लें, यदि प्रकार झीलों के कितने हो सकते हैं। तो झीलों के हम प्रकार समझते हैं कि झीलों का निर्माण होता है, झीलों के प्रकार कितने होते हैं। झीलों के प्रकार अर्थात निर्माण प्रक्रिया हम समझें कि झीलों का जो निर्माण होता है वो किस किस तरह से झीलों का निर्माण होता है। तो झीलों के निर्माण भूगर्भिक हलचलों के कारण होते हैं और अन्य तमाम प्रकार से होते हैं, जिनमें हम सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारण है वो समझते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि झीलों को यदि हम पानी में घुले हुए लवण के आधार पर देखें तो झीलें हमें दो तरह की दिखाई देती हैं। ठीक है, झीलें हमें कितने तरह की दिखाई देती हैं। तो लवण की दृष्टि से देखें, उनमें जो लवण घुले होते हैं उस दृष्टि से देखें तो दो तरह की दिखाई देती हैं। एक तो देखेंगे आप ताजे जल की या मीठे जल की झील, मीठे जल की झील पहले प्रकार की, और दूसरे प्रकार की देखेंगे आप खारे पानी की झील या खारे जल की झील। तो एक तो मीठे पानी की झीलें होती हैं और एक होती हैं खारे पानी की झीलें। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है और नाम है उसका सुपीरियर झील। और ऐसे ही विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बात की जाए
तो ये रसिया में स्थित है और इसका नाम है कैस्पियन सागर, राइट। तो झीलों के हम प्रकारों को समझ रहे हैं, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर एक एक प्रकार समझते चलते हैं और लिखते चलते हैं यहां पर उसका नाम। जैसे सबसे पहला हम देखते हैं कि हम विवर्तनिक झीलें किसे कहते हैं। विवर्तनिक झीलें, विवर्तनिक झीलें, ठीक है, विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें क्या होती हैं? विवर्तनिक झीलें, जब जमीन जो है ये आपकी जमीन है, जमीन का हिस्सा है और यहां पे जमीन के अंदरूनी हलचल हो, अर्थात भूगर्भिक हलचलों के कारण जब स्थल पे कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है और उसी परिवर्तन में यदि किसी झील का निर्माण होता है तो उस झील को हम विवर्तनिक झील के नाम से जानते हैं। किस झील के नाम से जानते हैं? उसे हम विवर्तनिक झील के नाम से जानते हैं, अर्थात भूगर्भिक हलचलों के कारण इनका निर्माण होता है। भूगर्भिक हलचलों से धरातल पर निर्मित झीलों को हम क्या कहते हैं? नोट्स में आप पढ़ लीजिए, सारी चीजें मिल जाएंगी। निर्मित झीलों को विवर्तनिक झील कहा जाता है, विवर्तनिक झीलें कहा जाता है, विवर्तनिक झीलें कहा जाता है। ओके, समझ में आई ये चीजें? जैसे यहां पे एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो इसमें बूलर झील का नाम याद रखना है। कौन सी झील? बूलर झील। जम्मू कश्मीर की जो बूलर झील है उसका नाम याद रखना है, क्योंकि ये एक टाइप की पहले झील नहीं थी। एक शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है झेलम, ठीक है। नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है झेलम नदी। और झेलम नदी का जो ढाल है इस तरह से था और अचानक से क्या हुआ? भूगर्भिक हलचल हुई तो ढाल यहां इस तरफ मुड़ गया, ऊपर की ओर हो गया, और फिर से कोई हलचल हुई तो ढाल थोड़ा सा यहां पे घुमाव दे करके यहां तक आ गया। अब जो वर्तमान में ढाल है वो सीधा है, ढाल इस तरफ है, नदी का ढाल इस तरफ होना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए ढाल थोड़ा सा नीचे हुआ था, इस कारण से नदी का जो बहाव है इस तरह से हो गया था। तो ये इस टाइप का जो आप यू आकार का एक विसर्प देख रहे हैं, इस विसर्प के कारण क्या हुआ? इस विसर्प में आगे चल के क्या होता रहा? तो आगे चल के इसमें यहां पे इस तरह से घर्षण इसका होता रहा और घर्षण होते होते और एक समय ये आया कि इस नदी का आपस में यहाँ पे मिलान हो गया और ये नदी सीधी बहने लगी और पास में यहाँ पे गाय के आधे खुर के समान यहाँ पे एक झील बन के तैयार हो गई और इसी झील का नाम है बूलर झील, जो कि गोखुर झील का उदाहरण कहलाती है। ठीक है, तो गोखुर झील का उदाहरण बूलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है, ये विवर्तनिक झील का उदाहरण मानी जाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगली झील देखते हैं। अगली झील है हमारी क्रेटर झील। कौन सी झील है? क्रेटर झील या ज्वालामुखी निर्मित झील। ठीक है, तो होता क्या है कि जब जैसे ये आपकी धरातल है और धरातल में यहाँ पे जो मैग्मा भरा हुआ है, तरलीय रूप में जो मैग्मा भरा हुआ है, ये मैग्मा जब बाहर आने की कोशिश करता है तो ये चट्टानों को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है और चट्टानों को तोड़ता हुआ ये मैग्मा इस तरह से बाहर आता है, तो एक नली के रूप में इसका जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है और इस तरह से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हो जाता है। राइट, लेकिन इसका जो मुंह होता है, इस मुख को क्या कहा जाता है? इसको क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको क्रेटर कहा जाता है। और जब ज्वालामुखी उद्गार करना बंद कर देता है तो इसके क्रेटर में वर्षा के होने के कारण इसके क्रेटर में यहां तक जल भर जाता है और जल भर जाने से एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे बोलते हैं ज्वालामुखी निर्मित झील या क्रेटर निर्मित झील। और ऐसी ही एक झील है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। ठीक है, कहां पर है? तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में झील है, बुल्ढाना में झील है और ये झील आपकी उल्का पिंड के टकराने से बनी हुई है। उल्कापात झील है या क्रेटर झील है। अभी तक वैज्ञानिक इसका रहस्य नहीं सुलझा पाए कि ये क्रेटर झील का एग्जाम्पल है या उल्का पिंड के टकराने से बनी है। तो
क्रेटर झीलें क्या होती हैं, ये मैंने आपको बताया। उल्का पिंड क्या होते हैं, जो पृथ्वी के बहुत बाहर की कक्षा में, जैसे पृथ्वी घूम रही है ऐसे वो भी किन्हीं ना किन्हीं ग्रहों के चक्कर लगाते रहते हैं। और जब वो क्या होते हैं, वो भी एक पिंड है, आकाशीय पिंड है, और जब ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं तो बहुत ही तेजी से पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ आते हैं। बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, लेकिन एक लंबी दूरी तय करने के कारण वहां से यहां तक गिरने में उनका घर्षण होता रहता है, और घर्षण के कारण वो टूटते रहते हैं और वो बहुत छोटे हो जाते हैं। आपने देखा होगा आकाश में कि आगे से बनता जाता है तारा, पीछे से समाप्त हो जाता है, वही आपका उल्का होता है। और जब ये उल्का पृथ्वी पर गिरते हैं तो पृथ्वी का कुछ जो हिस्सा है वो अंदर की ओर क्या हो जाता है, इस तरह से धंस जाता है। ठीक है, तो अंदर से जब कोई भी हिस्सा धंस जाएगा और जब बादलों से जब बरसात होगी और पानी गिरेगा तो ये पानी यहां तक भर जाएगा, तो एक कौन सी झील बन जाएगी, उल्का पात झील बन जाएगी। तो उल्कापात झील और क्रेटर झील जो है आपको समझ में आ गया होगा। और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जो झील है उस झील का नाम है लोनार झील। कौन सी झील है, लोनार झील। गुलाबी रंग की हो गई है, और बताऊंगा आपको कि किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है गुलाबी हो गया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की जो लोनार झील है ये उल्का पिंड के टकराने से बनी हुई झील मानी जाती है। नेक्स्ट, अगली जो झील है फटाफट समझते चलते हैं। अगली जो झील है ये आपको समझा देता हूं, लैगून झील। कौन सी, लैगून झील या अनूप झील, लैगून, अनूप या कयाल झील, ये लगभग एक ही है, बस इनके नाम कहीं कहीं अलग अलग बोले जाते हैं। ये समझ लीजिए आपका क्या हो गया, भारत हो गया। ठीक है, अब ये भारत का पूर्वी तट है और ये भारत का पश्चिमी तट है, और यहां पे अरब सागर लगा हुआ है, यहां पे बंगाल की खाड़ी लगी हुई है। अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहां का जब जल हमारे स्थलीय भाग के थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, कहां जाएगा, स्थलीय भाग के अंदर तक जल आ जाएगा, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, यहां पे अवरोध हो जाएगा और ये जल बाहर नहीं निकल पाएगा। तो समुद्र के जल से, समुद्र के जल का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने और बाद में बालू के अवरोध के कारण बाहर नहीं निकलने के कारण वहां पे जिस झील का निर्माण होता है उसे बोलते हैं हम लैगून झील। और लैगून झीलें सभी की सभी कैसी होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं, क्योंकि समुद्र के पानी से बनी है। राइट, तो ये लैगून झील, इसी को तटीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसी को क्या कहा जाता है, या ज्वार के कारण पानी आने के कारण इसको अनूप झील भी कहा जाता है। और इन्हीं झीलों को पूर्वी तट पर लैगून या अनूप कहा जाता है, और पश्चिमी तट पर उन्हीं झीलों को, जैसे आपकी बेम्बनाद अष्टमुदी है, ऐसी ही ये आपकी पश्चिमी तट पे बनेगी तो इन झीलों को कहा जाता है कयाल। बस और कुछ डिफरेंस इनमें नहीं होता है। ओके, जैसे आप पढ़ेंगे बेम्बनाद, आगे चर्चा करेंगे, चिल्का झील की भी चर्चा करना है महत्वपूर्ण चीजों की, तो उसमें आ जाएगा आपका ये। फिर आते हैं अपनी अगली झील के ऊपर और फिर बात करते हैं हिमानी झीलों की। ठीक है, तो हिमानी के द्वारा कैसे बनती हैं, ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पे क्या है, ग्लेशियर है, बर्फ जमी हुई है, बर्फ पिघल रही है, तो बर्फ के पिघलने के कारण ये बर्फ का पानी घाटियों में आता है। कभी कभी बर्फ की सलाटें पिघलती हैं और यहाँ पे जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से बर्फ लगी हुई है और यहाँ पे एक झील का निर्माण हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी झील, ये कहलाएगी हिमानी झील। और इनमें हमेशा मीठा पानी होता है, ये ताजे या मीठे पानी की झीलें होती हैं, चाहे उत्तराखंड की सात ताल हो, सतला ताल हो, ठीक है, आपकी भीमताल हो, ठीक है, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, कोई सी भी रूपकुंड झील हो, ये सब की सब कैसी झीलें हैं, तो सभी की सभी मीठे पानी की झीलें हैं और हिमानी निर्मित झीलें हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में जाते हैं तो हम वायु निर्मित झीलें देखते हैं, वायु निर्मित झीलें। तो वायु निर्मित झीलें हमें कहाँ मिलती हैं, राजस्थान में मिलती हैं। राजस्थान में है यहाँ पे अरब, यहाँ पे जो राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है रेगिस्तान का विस्तार। अब यहाँ पे जब हवा चलती है तो बहुत सारी हवा क्या कर देती है, इस तरफ से चट्टानों का निर्माण कर देती है, इस तरह से मिट्टी को, पहले मिट्टी ऐसी थी लेकिन कुछ हवा ने बहा के इस तरह से मिट्टी रख दी, यहाँ से हवा आई तो इस तरह की मिट्टी रख दी। अब जो ये बीच का क्षेत्र बच गया यहाँ पे हो जाएगा पानी जमा। अब पानी जमा हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगी झील, और इस तरह की झीलें, वायु निर्मित झीलें जो है हमें राजस्थान में मिलती हैं।
चाहे वो आपकी लून कर्सर हो, डीडवाना हो, ठीक है, ये सब आपको कहाँ मिलेंगी, ये राजस्थान में मिलती हैं वायु निर्मित झीलें। ओके, फटाफट से दो प्रकार की झीलें और समझ लेते हैं फटाफट। और एक प्रकार की झीलें आप समझिए कि होती हैं भ्रंश दरारी झीलें, या भ्रंश झीलें अलग पढ़ लीजिए, भ्रंश झीलें, भ्रंश झीलें। जिस तरह से हमने विवर्तनिक झीलें देखा था कि भूगर्भ में हुई किसी हलचल के कारण जब ऊपर कुछ स्थिति उत्पन्न होती है तो विवर्तनिक झीलें बनती हैं, वैसे ही भूगर्भ में हुई हलचल के कारण जब धरातल का कोई हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, समझ लीजिए ये वाला यहाँ का हिस्सा, और इस तरह से ये हिस्सा नीचे की ओर धंस गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा और एक झील का निर्माण हो जाएगा, वो आपकी भ्रंश झील कहलाती है। ओके, भ्रंश झीलें कैसे बनती, ऐसे ही दरारी झीलों का निर्माण होता है, ठीक है, दरारी और भ्रंश को एक साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरारी झीलें कैसे बनती हैं, तो सपोज दैट ये आपकी बैली है, ठीक है, ये आपका सॉरी ये आपका वो एक बैली है, घाटी है, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है कि कोई नदी बह रही हो या ना भी बह रही हो, लेकिन जब इस घाटी में कोई हिस्सा थोड़ा सा दरार बन जाती है और उस दरार में पानी भर जाता है तो इस तरह से दरारी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे हम जॉर्डन और मृत सागर की सीमा पे जो झील है एक, जिसे हम बोलते हैं मृत सागर, वो झील इसी तरह की दरारी झील का एग्जाम्पल माना जाता है। ओके, इसके बाद बात करें खारी झीलें क्या होती हैं, खारी झीलें कैसे बनती हैं, तो खारी झीलों का सीधा सा फंडा ये है, खारी झीलों का, कि किसी भी स्थान से ये बीच में आपकी खारी झील हो गई, कब बन सकती है खारी झील, जब इसमें पानी लगातार आता रहता हो, ठीक है, इसमें क्या होता रहता हो, पानी तो इसमें आता रहता है, लेकिन जहां ये पानी जमा हो जाता है वो पानी इसके बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे राजस्थान की जो झीलें हैं उनमें कई नदियों के द्वारा पानी तो आता है लेकिन उनका पानी बाहर नहीं निकल पाता है। जब पानी बाहर नहीं निकलेगा और पानी आता जाएगा तो पानी में घुल के लवण तो आएंगे, लेकिन पानी जो है तेज गर्मी के कारण वाष्पीकृत होकर उड़ेगा। तो पानी पानी तो शुद्ध प्योर पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन जो लवण होंगे या कण होंगे, जो लवण के जो कण होंगे वो नहीं उड़ पाते हैं, जिस कारण से उस झील में धीरे धीरे लवण की मात्रा बढ़ती जाती है और खारापन बढ़ता जाता है। तो ये तो थी हमारे झीलों के प्रकार जो हमने समझे। अब हम भारत की महत्वपूर्ण झीलों को समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। भारत की महत्वपूर्ण झीलें, भारत की महत्वपूर्ण झीलें, भारत की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी हैं, तो यहां पर हम भारत की महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले यदि हम यहां बात करें तो भारत की महत्वपूर्ण झीलों में सबसे पहले जम्मू कश्मीर की झीलों की चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है। आपको ये कलर दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है। जम्मू कश्मीर की झीलें देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की झीलें देख लेते हैं, यहां पर कौन कौन सी झीलों का विस्तार है। सबसे पहले तो यहां पे बूलर झील का विस्तार है, बूलर झील। दूसरा यहां पे डल झील का विस्तार है, डल झील, ठीक है। और तीसरा यहां पे मानस झील या मानस बल झील का विस्तार है। इनमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कैसे याद रखने हैं मैं बता देता हूं। जैसे बूलर झील है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी बड़ी मीठे पानी की या ताजे पानी की, मीठे या ताजे कुछ भी आपसे पूछा जाए आपका आंसर होगा मीठे या ताजे पानी की झील है, ठीक है। ये याद रहेगा आपको कि मीठे पानी की या ताजे पानी की झील कौन सी है, तो बूलर झील है। और किस झील का उदाहरण है? मैंने आपको बताया था कि झेलम नदी के द्वारा गोखुर का निर्माण होता है, तो ये गोखुर झील का उदाहरण है। कैसी झील है? गोखुर झील का उदाहरण है और झेलम नदी के द्वारा निर्माण होता है, ठीक है। झेलम नदी द्वारा निर्मित झील है और गोखुर का उदाहरण कहलाती है। इसके बाद बात करें भारत की जो डल झील है, बहुत ही प्रसिद्ध झील है डल झील। और ये जो डल झील है ये आपकी श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर में स्थित है। 8 किलोमीटर तो लंबी है ये झील, 8 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है।
इसमें ये लंबाई चौड़ाई तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, कहां पर स्थित है ये पूछा जाएगा। और जो श्रीनगर है इसे झीलों का नगर कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, भोपाल को भी झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो श्रीनगर में स्थित है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यह है कि ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत झील के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसमें लोगों के द्वारा बहुत ही प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिसके कारण इसका आयतन लगातार सिमट रहा है। बहुत सारा दलदल प्रदूषण के कारण इसमें हो गया है और इसका आयतन घट रहा है। तो सरकार इसका संरक्षण करने का भरपूर प्रयास कर रही है। ओके, इसके अलावा जो हम यहाँ की झीलें देखेंगे, जैसे चौथे नंबर पे हम बात करें तो यहाँ पे शेषनाग झील मिलती है। कौन सी? शेषनाग झील मिलती है, जहां से झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम का उद्गम होता है। ठीक है, शेषनाग के अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारी झीलें मिलती हैं। शेषनाग के पास ही बैरीनाग स्थित है, बैरीनाग झील स्थित है। और उसके आगे जाओगे तो फिर एक अनंतनाग झील है, अनंतनाग झील है। ठीक है, तो बैरीनाग, अनंतनाग। ठीक है, और इसके अलावा एक नागिन झील भी है। कौन सी झील है? नागिन झील। तो ये तो हो गई झीलें यहाँ की। आपको नाग नागिन शब्द मिले तो आपको सीधा जम्मू कश्मीर लगा देना। इसके अलावा एक जॉन सर झील है। जॉन अब्राहम हीरो है और उसको लोग क्या बोलते हैं? जॉन सर। तो जम्मू कश्मीर में जॉनसर नाम की एक झील भी मौजूद है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप लद्दाख का एरिया देखोगे, ये तो मैं जम्मू कश्मीर की झीलें बता दी। ठीक है, लद्दाख का एरिया जो है वहां के लिए, ये आपको मैंने यहाँ का ये वाला एरिया बताया है जम्मू कश्मीर का। लेकिन इसके अलावा जो ये पूरा यहां तक जो लद्दाख का एरिया बच जाता है, लद्दाख का एरिया जो बच जाता है, यहां पर भी झीलें हैं, जिसमें एक झील है पैगोंग तसों। जिस तरह से लद्दाख में दर्रों को ला कहा जाता है, या जम्मू कश्मीर के इलाकों में दर्रों को ला कहा जाता है। जैसे आपका उसमें जम्मू कश्मीर उसमें सॉरी सिक्किम में भी ला कहा जाता है, जेलेपला, नाथुला। तो नाथू दर्रा है और दर्रे को ला कहा जाता है, तो नाथुला, जेलेपला। ठीक है, बड़ा लाचाला हिमाचल प्रदेश में भी कहा जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये सब वैसे ही यहाँ पे झीलों को तसों कहा जाता है। तो जब आपको तसों शब्द मिल जाए तो आपको झील समझ लेना है। तसों का मतलब झील है और वो झीलें आपकी लद्दाख के एरिया में, तिब्बत के एरिया में मिलेंगी। ऐसे ही आपको नाग और नागिन शब्द मिल जाए, नाग नागिन, डल बुलर मानस बल और जौनसर याद रख लेना। जौनसर के अलावा जो भी झीलें मिलेगी नाग नागिन के नाम से, सीधे जम्मू कश्मीर आपको लगा देना है, ज्यादा सोचना विचारना नहीं। ओके, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की झीलों की चर्चा करते हैं। राजस्थान के पहले हम उत्तराखंड की झीलों की चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड की जो झीलें हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो यहां पर बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, उत्तराखंड में आपको बहुत सारी झीलें मिलेंगी, लेकिन एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप उत्तराखंड की झीलों को आसानी से पहचान लेंगे। आपको ताल शब्द मिले और तुरंत समझ जाना है कि ये सब की सब झीलें कहां मिलने वाली हैं? उत्तराखंड में। चाहे बात हो आपसे नैनीताल की, और नैनीताल से किस नदी का उद्गम होता है, तो नैनीताल से मैंने नदियों में बताया था राम तेरी गंगा नैनी। तो राम गंगा नदी का उद्गम नैनीताल से होता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बहती हुई और जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद बात करें हम सात ताल या इसको सत्ता झील भी कहा जाता है। सात ताल या सत्ता झील के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में आपको काफी चीजें याद रखनी है। काफी चीजें ये हैं कि ये जो सात ताल झील है, ये सात ताल झील झीलम नगर के पास, झीलम सब उत्तराखंड में है ना, झीलम नगर के पास कई झीलों का एक समूह है। कई झीलों का समूह है और उस झीलों के समूह में से एक पूरा का पूरा झील, छोटी छोटी झीलों का समूह बनता है, जिनको हम सात ताल या सत्ता ताल झील कहते हैं। और यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं घूमने के लिए, इस कारण से इसे प्रवासी
पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग किस झील को कहा जाता है? तो प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है सात ताल झील को, राइट। कुमायूं हिमालय में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगली झील की चर्चा करते हैं। तो अगली झील है आपकी कौन सी? भीमताल। सात ताल के पास ही भीमताल झील है। और जो भीमताल झील है ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि ये झील इस तरह से, इसके बीच में एक केंद्र है, ठीक है। इसके बीच में एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है जो कि क्या है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है, जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है, पर्यटन का केंद्र है ये याद रखिएगा, ठीक है। कि जो भीमताल झील में जो एक द्वीप स्थित है वो क्या है? तो वो एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी झील है? तो ताल शब्द मिल जाए, चाहे आपका नौकुचिया ताल हो, नौकुचिया ताल हो, चाहे आपका नौकुचिया ताल हो, खुरपा ताल हो, खुरपा ताल हो, आपको बस ताल शब्द मिल जाए। समताल, पूना ताल, मालवा ताल, समताल है, पूना ताल है, ठीक है, मालवा ताल है। ये तो जिसमें ताल मिल जाएगा वो तो आपसे बन जाएगा, लेकिन ताल के अलावा जो यहां पे झीलें हैं वो बस आपको याद रखना है। जैसे ताल के अलावा नैनीताल, सात ताल, सत्ता ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, रामताल, समताल, पूना ताल, मालवा ताल। इसके अलावा यहां पे एक झील है जिसका नाम है रूप कुंड, ठीक है। और रूप कुंड जो झील है ये उत्तराखंड में ही मौजूद है, ये याद रखना है। इसी स्लाइड में हम हिमाचल प्रदेश की झीलों की चर्चा भी यहीं पे कर लेते हैं, ताकि आपकी हिमाचल प्रदेश में जो चार झीलें महत्वपूर्ण हैं उनमें से एक है आपकी सूरज ताल, ठीक है, और दूसरी है आपकी चंद्र ताल, ठीक है। तो सूरज ताल, चंद्र ताल और एक है आपकी नाको, ठीक है। कौन सी झील है? नाको। और ये आपकी कौन सी झील है? नाको। और एक है आपकी रेणुका। कमेंट करके बताइए कि किस झील में हमें मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे, जिस कारण से वो झील बहुत ही चर्चा में रही थी। अब ये जो चार झीलें हैं इनमें से जो सूरज ताल झील है, बड़ा लाचा दर्रा जहां से चिनाब नदी का चंद्रभागा नदियों के रूप में उद्गम होता है, वहीं पर स्थित है। कहां है? बड़ा लाचा दर्रे के पास, बड़ा लाचा दर्रे के पास में ये झील मौजूद है। तो सूरज ताल और चंद्र ताल, चंद्र और सूरज, ये दो ताल हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ताल के चक्कर में उत्तराखंड में मत लगा दीजिएगा। इसके बाद जो रेणुका है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पड़ती है, सिरमौर जिला है, तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पड़ती है। और सिरमौर में यहां पे चिड़ियाघर बना हुआ है। क्या है? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर एवं लॉयन सफारी के लिए जानी जाती है। तो चिड़ियाघर व लॉयन सफारी के लिए इस झील की प्रसिद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। तो चिड़ियाघर और लॉयन सफारी किस झील में है? तो रेणुका झील में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान की झीलों की चर्चा आप लोगों से कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी और झीलें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कौन सी झील कहां पर मौजूद है। राजस्थान की झीलों को समझें, राजस्थान की झीलों को समझते हैं। राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की जो झीलें हैं उन झीलों को हम एक क्रम से लिख लेते हैं। बहुत सारी झीलें यहां पे राजस्थान में, इसके अलावा ज्यादा झीलें आपकी हैं नहीं, ठीक है। सबसे पहले एक झील का नाम है राजसमंद। कौन सी झील है? राजसमंद। और जो राजसमंद झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? राजसमंद झील होगा। इसके बाद दूसरी झील जो है, उसके बाद जयसमंद झील की चर्चा करते हैं। जयसमंद झील, तो राजसमंद, जयसमंद, इसके बाद सांभर झील है, सांभर झील, इसके बाद डीडवाना झील है, ठीक है। इसके बाद आपकी फतेह सागर, लून करसर, ठीक है, फतेह सागर झील है, इसके बाद लून करसर झील है, ठीक है। इसके बाद पिछोला झील है, इसके बाद एक नक्की झील है, ठीक है। नक्की झील के अलावा यहाँ पे पिछोला झील, नक्की झील, पंचभद्रा झील, ढेवर झील, ठीक है। पंचभद्रा और ढेवर, पंचभद्रा झील है यहाँ पे, इसके बाद ढेवर झील है यहाँ पे। तो ये यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो कि आपके सामने रखी हुई। इनमें से जो पंचभद्रा झील है ये नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है। जो पंचभद्रा झील है यहाँ पे नमक का उत्पादन होता है, लेकिन प्रदूषण के कारण इसका जो आयतन है वो लगातार घटता जा रहा है। जो पंचभद्रा झील है ना, यहाँ पे नमक उत्पादन होता है, नमक उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन प्रदूषण के कारण आयतन घट रहा है। प्रदूषण के कारण आयतन क्या हो रहा है? घट रहा है, आयतन घट रहा है। झील धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर जा रही है, ये पंचभद्रा। ओके, नक्की झील आपने देखा। नक्की के अलावा एक पुष्कर झील भी है, और पुष्कर झील से किस नदी का उद्गम होता है कमेंट करके बता दीजिए। जयसमंद से किस झील का नदी का उद्गम होता है कमेंट करके आप लोग बताइए। कल की क्लास में हमने नदियां पढ़ी थी, मैंने साबरमती का उद्गम किस झील से बताया था, और लूनी नदी का उद्गम किस झील से बताया था। अन्ना सागर झील की चर्चा की थी, तो वो भी यहीं पर है, अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील। तो इस तरह से कुछ झीलें हो जाएंगी जो कि आपके लिए यहाँ की महत्वपूर्ण झीलें हैं। इसमें से जो डीडवाना झील है, डीडवाना, ये खारे पानी की थार मरुस्थल में मौजूद है। कहाँ है? थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से पर, थार मरुस्थल में पूर्वी हिस्से पर खारे पानी की झील है आपकी ये। सांभर जो झील है भारत की अंतः स्थल में या मुख्य भूमि में या आंतरिक भारत में मौजूद भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और भारत में यहाँ पे सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है, ठीक है। तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आंतरिक भारत की। संपूर्ण भारत में तो चिल्का झील की हम चर्चा करेंगे आगे। तो आपको ये समझ में आ गई, फतेह सागर, लून करसर, पिछोला, नक्की, पुष्कर, सांभर, डीडवाना, जयसमंद, राजसमंद। ऐसे ही कमेंट करके ये बताइए कि बॉलसन झील का उदाहरण कौन सी झील है, और प्लाया झील का उदाहरण कौन सी झील है। बॉलसन का मतलब जो झील चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी होती है, और प्लाया का मतलब है जो चौरस सतह पर स्थित होती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो झीलें हैं वो उन झीलों में क्या होता है कि बालू के ढेर बन जाते हैं और उनकी पहाड़ियां बन जाती हैं। तो उन पहाड़ियों के बीच में जो झील होती है उसे बोलते हैं बॉलसन झील, और जो प्लेन स्थान पर निर्मित होती है उसे बोलते हैं हम आपकी कौन सी झील, तो उसे बोलते हैं प्लाया झील, राइट। इसके अलावा जो हमारी कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जिसमें लोकटक झील का नाम आता है। कौन सी झील का नाम आता है? लोकटक एक झील है जिसका नाम आपने सुना ही होगा। तो लोकटक जो है ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील है, मणिपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। इसकी विशेषता केवल ये नहीं है कि ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। जो ये पूरी की पूरी झील है इस तरह से, इसमें एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, और वो वनस्पति इस झील के पानी पर तैर रही है। क्या कर रही है? वो वनस्पति इस झील के पानी पे इस तरह से तैर रही है, और इसी कारण से इस झील में
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। उसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मणिपुर में है और मणिपुर की लोकटक झील के बीच में मौजूद है। यहां पर जो छोटे छोटे लोगों के द्वारा यहाँ पे जो छोटे छोटे स्थल हैं या छोटे छोटे द्वीप हैं या तैरती हुई वनस्पति है, उन वनस्पतियों पर लोगों के द्वारा क्या झोपड़ियां या घर बना लिए जाते हैं और इन घरों को फुंडी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उनको? फुंडी कहते हैं। यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, याद रखिए। लोकटक झील में जो लोगों के द्वारा घरों का निर्माण किया जाता है, तैरते हुए घर होते हैं, उनको फुंडी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहां पर यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि फुंडी किसे कहते हैं। ऐसे ही यहां पे एक जल विद्युत केंद्र भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जल विद्युत केंद्र भी लगाया गया है यहां पे। इसके अलावा हम दूसरी झील के ऊपर चलते हैं और दूसरी झील समझते हैं कौन सी। तो हम दूसरी झील की चर्चा करते हैं जो है हमारी लोनार, महाराष्ट्र की। हमने आपसे चर्चा की थी लोनार, महाराष्ट्र। अब लोनार महाराष्ट्र की जो झील है ये आपकी कहां पर है? तो बुल्ढाना जिले में पड़ती है। बुल्ढाना जिले में पड़ती है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है या फिर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। तो ये या तो उल्का निर्मित झील है या ज्वालामुखी की क्रेटर झील है। दो में से एक कुछ है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए हम मानेंगे कि या तो ज्वालामुखी झील है, ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित है, क्रेटर निर्मित झील है, और या फिर उल्का निर्मित झील है। वैज्ञानिक इसका रहस्य नहीं सुलझा पाए हैं, उल्का निर्मित झील है। इसके अलावा एक और इसमें जो रहस्य नया जुड़ा हुआ है वो है कि इसका जो पानी है वो धीरे धीरे गुलाबी कलर का होता जा रहा है और हो गया है। जिस तरह से लाल सागर का पानी लाल हो गया है, वो लाल हमें इसलिए दिखता है, वो बेसिकली पानी लाल नहीं हुआ है, उसमें रेड कलर के शैवाल बहुत ज्यादा है, इस कारण से वो पानी हमें दिखता है लाल और हम उसे बोलते हैं लाल सागर। ऐसे ही इस झील का पानी गुलाबी हमें दिखता है और गुलाबी जो दिखता है ये एक विशेष प्रकार के जीवाणु के द्वारा दिखता है और उस जीवाणु का नाम है हालो आर्चिया जीवाणु। ठीक है, इसका जो पानी हमें कैसा दिखता है? गुलाबी दिखता है और वो गुलाबी जो रंग है वो हालो आर्चिया जीवाणु के कारण हुआ है। नाम क्या है उसका? हालो आर्चिया। हालो आर्चिया जीवाणु के कारण इसका रंग गुलाबी, जीवाणु के कारण इसका रंग जो है गुलाबी हो गया है। ओके, हेलो, प्रॉपर आवाज आ रही है आप तक या नहीं आ रही है? चलिए, तो नेक्स्ट आगे की जो झीलें हैं जिसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण झील है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। और चिल्का जो झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील कही जाती है चिल्का। ओके, और ये कहां पर है? तो ये आपकी ओडिशा में मौजूद है। कहां पर है ये? आपकी ओडिशा में मौजूद है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यहां की विशेषता यह है कि यहां पे एक तो झींगा हैचरी है, अर्थात झींगा मछली का उत्पादन होता है। झींगा उत्पादन के लिए विख्यात है, झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा, इसके अलावा यहीं पास में ही जो चांदीपुर है, पास में यहाँ पे क्या है? चांदीपुर है, और चांदीपुर में भारत सरकार का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है? मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र मतलब मिसाइलों का जो प्रक्षेपण होता है यहाँ के चांदीपुर से किया जाता है। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, इस तरह से ये झील है, और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पे दो नदियां आकर के अपना जल गिराती हैं। एक का नाम है दाया और एक का नाम है भार्गवी।
अब ये दाया और भार्गवी नदियां जब बरसात होती है तो बहुत सारा मीठा जल लेकर के इस झील में गिरती हैं, जिस कारण से इसका पश्चिमी हिस्सा मीठा हो जाता है लगभग 6 महीने के लिए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक झील वो कौन सी है जिसका आधा हिस्सा मीठा और आधा हिस्सा खारा रहता है, तो वो यही झील है। और क्यों रहता है, तो दाया और भार्गवी जो नदियां हैं इसमें पानी गिराती हैं, और जब मीठा पानी आता है तो इसके यहाँ तक मीठा पानी विस्तार रहता है और समुद्र के कारण यहाँ तक खारा पानी रहता है। तो आधा पानी और आधी खारी और आधी मीठी ये झील होती है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कोल्लेरू झील मिलती है। यहाँ पे किस नदी का डेल्टा है, यहाँ गोदावरी नदी हो गई और यहाँ पे कृष्णा नदी हो गई। तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में आपको ये एक नदी झील देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है कोल्लेरू झील। और कहाँ पे है ये कोल्लेरू झील, तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश में ये झील है, नाम है कोल्लेरू और मीठे पानी की झील है। कैसी है, मीठे पानी की झील है आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू झील। अब इसके थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक झील देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पे लग जाता है तमिलनाडु और यहाँ पे लगा हुआ है आंध्र प्रदेश, राइट। और उस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम है आपका पुलिकट झील। तो आपने कहीं कहीं देखा होगा तमिलनाडु में और कहीं कहीं देखा होगा आंध्र प्रदेश में, लेकिन पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश में आपको लिखना है, क्योंकि पुलिकट झील का अधिकतम हिस्सा 60% के आसपास आंध्र प्रदेश में और 40% के आसपास तमिलनाडु में आता है। तो आपको आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश ना मिले तो तमिलनाडु लगाना है, तमिलनाडु ना मिले तो आंध्र प्रदेश लगाना है, क्योंकि दोनों के सीमावर्ती क्षेत्र में मौजूद है। पुलिकट झील कैसी झील है, तो ये आपकी लैगून झील है। लैगून का मतलब कैसी है, खारी झील है, या लैगून या खारी झील है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस पे ये है कि यहीं पे एक क्या होता है, एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है, उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। अब श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये आपका प्रसिद्ध है क्योंकि यहां से सैटेलाइटों का प्रक्षेपण होता है। जितने भी भारत सरकार सैटेलाइट लॉन्च करती है, इसरो हमारा, वो सब यहीं से होते हैं। तो भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र मौजूद है, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र मौजूद है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पुलिकट झील लैगून या खारी है, श्रीहरिकोटा द्वीप है यहाँ पे जहां से भारत के सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है। ओके, ये आपको समझ में आ गई सारी चीजें। ये देखना कोल्लेरू मीठे पानी की है और ये खारे पानी की है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से हमने इस तरह की झीलें देखी, तमिलनाडु की और चर्चा कर लेंगे, वैसे ही हम यहाँ की झीलें देख लेते हैं। केरल में हमें 2 झीलों की चर्चा करना है, ठीक है। ठीक है, केरल में हमें 3 झीलों की चर्चा करना है। सबसे पहली जो झील है वो हम वेम्बनाद की चर्चा करेंगे, वेम्बनाद झील की चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पे हम साथमकोट्टा की चर्चा करेंगे, साथमकोट्टा की चर्चा करेंगे, ठीक है। साथमकोट्टा सास्थमकोट्टा भी कहते हैं। और इसके अलावा जो हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे वो करेंगे अष्टमुदी की। तो 3 झीलें हमें यहां पे देखना है। सबसे पहले जो हम झील की चर्चा कर रहे हैं वो है आपकी वेम्बनाद झील। और ये कैसी झील है, मैंने बताया था पूर्वी तट पे होगी समुद्र से बनी झील तो लैगून कहलाएगी और पश्चिमी तट पे होगी तो कयाल कहलाएगी। तो ये दोनों ही आपकी कयाल झीलें हैं, अष्टमुदी और ये, अर्थात ये कैसी हैं, खारे पानी की झीलें हैं। ये दोनों ही खारे पानी की झीलें हैं, जबकि साथमकोट्टा एक मीठे पानी की झील है। केरल में है तीनों झीलें, कहाँ हैं, केरल में। ये तीनों ही झीलें आपको कहाँ मिलेंगी, केरल में देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तीनों में एक एक चीज जो जानना जरूरी है वो ये जरूरी है कि ये आपकी जो वेम्बनाद झील है इसके बीचों बीच में यहां पे एक वेलिंगटन द्वीप है। नाम क्या है इसका, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन
द्वीप। और वेलिंगटन जो द्वीप है, इस वेलिंगटन द्वीप पर नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं। कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? नौकायान प्रतियोगिताओं के लिए जाना जाता है। नौकायान की जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो यहीं पर होती हैं। प्रतियोगिताएं जो नौकायान होती हैं वो यहीं पे होती हैं, जिनमें आपका वेलिंगटन ट्रॉफी भी दी जाती है। घुड़सवारी में भी दी जाती है, लेकिन इस क्षेत्र में भी दी जाती है। इसके अलावा जो वेलिंगटन द्वीप है, इस पे भारत का सबसे छोटा एनएच, भारत का सबसे छोटा NH 47A नेशनल हाईवे जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A है, जो मात्र 6 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? मात्र 6 किलोमीटर का है। वो यहीं पर मौजूद है और वेम्बनाड झील के बीच में वेलिंगटन द्वीप पर बना हुआ है। इसके अलावा इसको भारत की सबसे लंबी झील कहा जाता है। वेम्बनाड को क्या कहा जाता है? भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे लंबी झील है। और क्यों है ये भारत की सबसे लंबी झील? क्योंकि इसकी जो लंबाई है ये बहुत अधिक है, और इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर मानी जाती है। 96.5 किलोमीटर लंबी ये झील भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड है। ठीक है, पश्चिमी तट के सहारे फैली हुई है। 96.5 किलोमीटर लंबी झील भारत की सबसे लंबी झील है ये। और केरल की सबसे बड़ी झील है। ये भी याद रखना है कि केरल की सबसे बड़ी झील है। केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी। केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। साथमकोटा केवल एक मीठे पानी की झील है। केरल में मौजूद एक मीठे पानी की झील है। कोल्लम जिला में, केरल के कोल्लम जिला में यह झील मौजूद है। अष्टमुडी की बात करें तो अष्टमुडी का नाम अष्टमुडी क्यों है? क्योंकि इसमें 8 शाखाएं हैं। कितनी हैं? 8 शाखाओं में बटी है ये झील। 8 शाखाओं में बटी है। 8 शाखाओं में बटी होने के कारण इसको अष्टमुडी कहा जाता है, क्योंकि इसके 8 अलग अलग हिस्से जो है निकल जाते हैं। ये भी एक जो है क्या है, लेगून है, अर्थात कयाल है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए ये है कि रामसर साइट जो रामसर साइट है, रामसर साइट्स के तहत इसे आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया जा चुका है। ठीक है, रामसर साइट में अभी तक भारत में 47 क्षेत्रों को किया जा चुका है। तो रामसर साइट में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया है। आर्द्रभूमि समझते हैं, वेटलैंड। आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। तो ये आपकी अष्टमुडी झील हो गई, और ये आपकी अंतिम झील थी। इसके अलावा यहां पर भी कुछ झीलें हैं। जो तमिलनाडु का एरिया है, यहां पर झीलें हैं। ठीक है, और यहां पे एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है चेम्बर मवक्कम। और जो चेम्बर मवक्कम झील है, चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और इस चेम्बर मवक्कम झील से अड़यार नदी का उद्गम होता है। अड़यार नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अड़यार नदी का उद्गम यहीं से होता है, चेम्बर मवक्कम झील से। तमिलनाडु के चिंगफुट जिले में मौजूद है, चेन्नई से दक्षिण में मौजूद है। इसके अलावा एक छोटी सी झील और यहीं पर मौजूद है, और उस झील को बीरागम के नाम से या बीरागम के नाम से जानते हैं। बीरागम। तो ये बीरागम झील भी कहाँ है? ये भी आपकी तमिलनाडु में। तो मुझे उम्मीद है कि जो भारत की ये झीलें थी ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हमने एक एक जगह की झीलों की चर्चा की है। पूर्वोत्तर की लोकटक झील को हमने पढ़ा है। यहाँ पे हमने केरल की 3 महत्वपूर्ण झीलें पढ़ेंगी। यहाँ पे हमने तमिलनाडु की बीरागम और चिम्बरमवक्कम की बात की। हमने लोकटक झील की बात की, हमने चिल्का झील की बात की। ठीक है, और एक आपकी यहाँ पे झील है नल सरोवर। कहाँ पे है? गुजरात में एक झील है और जिसका नाम है नल सरोवर। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में मौजूद है। ठीक है,
तो ये हमने कुछ झीलों की चर्चा की और इसके अलावा राजस्थान की झीलें, जम्मू कश्मीर की झीलें, तसों शब्द मिले तो तिब्बत की झीलें या फिर आपके लद्दाख की झीलें। इसके अलावा ताल शब्द मिले तो चंद्रताल, सूरजताल को छोड़ करके सबकी सब ताल झीलें हैं उत्तराखंड में। इसके अलावा रूपकुंड भी उत्तराखंड में है, ठीक है। और चंद्रताल, सूरजताल और नाको, चंद्रताल, सूरजताल, नाको और रेणुका, ये 4 झीलें आपकी हिमाचल प्रदेश में। रेणुका में ही मानव के अस्थि पंजर कंकाल मिले थे, इसके लिए इसको जाना जाता है। तो ये सारी झीलों की हमने आज की क्लास में चर्चा की। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।